गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। कल अपन ने जैविक जो कार्य होते हैं उसमें अंतरजातीय संबंध को अपन ने पढ़ा था। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो अंतरजातीय संबंध रहेगा। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले अभी कुछ नए विद्यार्थी भी जुड़े हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि अपन ने अभी जो जोड़ पढ़ा है मैं उसका 5 मिनट में आपको रिविजन करा देता हूँ। देखिए, कल हमने जो जैविक कार्य पढ़े थे उसमें हमने दो चीज बताई थी कि संबंध प्रत्येक जीव जंतु होते हैं उसमें संबंध दो प्रकार के होते हैं। पहला संबंध जो हमने बताया था वो बताया था अंतरजातीय संबंध, और जो दूसरा संबंध बताया था हमने वो बताया था अंतरजातीय संबंध। अब देखिए, अंतरजातीय और अंतरजातीय, देखिए यहाँ सिर्फ अंतर और यहाँ अंतरजातीय संबंध दोनों में मामूली से फर्क है। अब देखिए, मैं इसको पहले मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए, कोई भी चीज जन्म लेता है ना, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अपनी जाति के सदस्यों के संबंध स्थापित करता है। अर्थात जैसे हिरण का बच्चा अगर जन्म ले रहा है तो वो अपनी जाति के जो सदस्य होंगे उनके बीच संबंध स्थापित करेगा। तो अंतरजातीय का मतलब क्या होता है, एक विशेष क्षेत्र में अपने ही जाति के सदस्यों के बीच, अपने ही जाति के सदस्यों के बीच, अपनी जाति के सदस्यों के बीच क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले अपने ही जाति के सदस्यों के बीच संबंध जो स्थापित होता है उसे क्या कहते हैं, अंतरजातीय संबंध कहते हैं। अर्थात एक कोई भी जंतु है, जब भी वो जन्म लेता है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले कुछ समय क्या करेगा, अपने ही परिवार के सदस्यों के बीच रहेगा, और जो वो संबंध स्थापित करता है उसको कहते हैं अंतरजातीय संबंध, अंतरजातीय संबंध। अब अंतरजातीय संबंध में क्या है, विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों के बीच संबंध स्थापित करना। देखिए, इस प्रक्रिया में क्या होगा कि एक कोई भी जीव है, जब वो अंतरजातीय संबंध स्थापित कर चुका है तब वो क्या करेगा, अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले दूसरे जितने भी जीव होंगे उनके बीच क्या करेगा, संबंध स्थापित करेगा। अगर जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, इसमें तो मैंने क्या बताया था, हिरण का बच्चा अपनी जाति का हिरण के जो भी अन्य सदस्य उनके भी संबंध स्थापित करेगा। लेकिन यहाँ अगर हिरण के बच्चे की बात करूं तो हिरण का बच्चा जिस क्षेत्र में पाया जा रहा है वहां पर जो अन्य जीव है उसमें देखिए दो चीज होगी। एक तो जीव होंगे जो उसके लिए कोई नुकसानदायक नहीं होंगे, जबकि दूसरे जीव होंगे जो शिकारी होंगे वो उसके लिए नुकसानदायक होंगे। तो अपने एक क्षेत्र में पाए जाने वाले जो भी विभिन्न सदस्य है उसके बीच संबंध स्थापित करना। जैसे हिरण अगर किसी जंगल में रह रहा है तो वहां पर जो भी दूसरे जीव है उनके बीच जो भी संबंध स्थापित होगा उसको अंतरजातीय संबंध कहते हैं। अब अंतरजातीय संबंध को मैं कल बता चुका हूं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सहयोगी, एक होता है असहयोगी। अब देखिए, सहयोगी का मतलब क्या है, एक दूसरे का सहयोग करना, जैसे सुरक्षा के लिए, भोजन के लिए, आवास के लिए एक दूसरे का सहयोग करना अपनी जाति के सदस्यों के बीच। लेकिन असहयोगी में क्या है, जब भोजन कम होगा तो एक सदस्य अपनी जाति के दूसरे सदस्यों से क्या होगा, मनमुटाव या बैर आएगी और असहयोगी भावना विकसित होगी। तो ये असहयोगी है। इस टॉपिक को हम कल पढ़ चुके थे। अब जो अपना टॉपिक रहेगा वो अंतरजातीय संबंध रहेगा। अपन अब इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, अंतरजातीय संबंध में क्या है, अंतरजातीय संबंध में क्या है, विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले अलग एक जाति का जो सदस्य होता है वो दूसरी जाति के सदस्य में दूसरे जीवों के बीच क्या करेगा, संबंध स्थापित करेगा। अब यहाँ भी ध्यान रखना, संबंध दो प्रकार का होगा। वापस वही चीज ना लिख रहा हूँ, अंतरजातीय संबंध जो होगा वो वापस आगे दो प्रकार का होगा। ये तो इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है। पहली चीज होगी सहयोगी
और दूसरा क्या होगा असहयोगी। अब देखिए सहयोगी में क्या होगी कि वो चीज जिसमें क्या होगा जीव एक जीव दूसरे जीव का सहयोग करेगा, और असहयोगी में क्या होगा एक जीव है वो क्या करेगा दूसरे जीव का सहयोग नहीं करेगा। अब सहयोग में तो क्या होता है कि दो जीव एक दूसरे के पास रहेंगे, दो जीव एक दूसरे के पास रहेंगे और एक दूसरे की सहायता करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है जब दो जीव एक दूसरे के पास रहते हैं तो कई बार तो क्या होता है कि दोनों को ही फायदा होता है, कई बार तो दोनों को फायदा होता है, और कई बार क्या होता है एक को फायदा होता है और दूसरे को लाभ हानि होती है या बिल्कुल भी फायदा नहीं होता। अब सहयोगी का मतलब क्या है, दो जीव भोजन के लिए एक दूसरे की सहयोग करे या एक जीव दूसरे पर पूर्ण रूप से निर्भर रहे। लेकिन असहयोगी, यहाँ असहयोगी के अंदर किसी भी प्रकार से एक जीव दूसरे जीव पर पूरा निर्भर नहीं रहेगा। अगर मैं बात करूँ जैसे शेर और हिरण, अब इनमें सहयोग की भावना कभी विकसित नहीं होगी। अब जब भी ऐसा होगा वो असहयोग में होगा, असहयोग में क्या होगा शेर हमेशा क्या करेगा हिरण का शिकार कर लेगा। तो अब जो अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो क्या करेंगे सहयोगी संबंध। देखिए अपना सहयोगी अंतरजातीय संबंध। अब सहयोगी अंतरजातीय संबंध में क्या होता है कि देखिए सहयोगी अंतरजातीय संबंध में क्या होगा, दो जीव एक दूसरे के पास रहेंगे, दो जीव एक दूसरे के पास रहेंगे, एक कंडीशन में तो क्या होगा दोनों को फायदा होगा, अर्थात कहूं तो दोनों को लाभ। लेकिन एक कंडीशन होगी जिसमें क्या होगा सिर्फ एक को लाभ होगा और दूसरे को ना लाभ ना हानि, अर्थात दूसरे को ना लाभ होगा ना बिल्कुल हानि होगी। अब सहयोगी जो होते हैं उनको आगे दो भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला है सहजीविता, सहजीविता, और सेकंड है सहोपकारिता। देखिए अपना जो टॉपिक है, अब सहयोगी के लिए जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है सहजीविता। सहजीविता का मतलब है साथ साथ जीवन यापन करना। अब देखिए साथ साथ जीवन यापन करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है, कई बार तो क्या होता है एक जीव दूसरे जीव को लाभ पहुंचाता है, और कुछ कंडीशन में क्या होता है कि एक जीव को तो लाभ हो रहा है दूसरे जीव को ना लाभ है ना हानि है। अब सहोपकारिता में क्या होता है, सहोपकारिता में क्या होता है कि दो जातियां, वैसे वो भी डेफिनेशन बता रहा हूं चार्ट के माध्यम से। सहोपकारिता का मतलब क्या होता है दोनों जातियां अर्थात दो भी जीव होंगे वो एक दूसरे पर पूर्ण रूप से निर्भर रहते हैं, या जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अब दो जातियां जो जीव है वो एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे। अब इसमें तो क्या होगा सहभोजिता में क्या है कि दो जीव एक दूसरे पर निर्भर है लेकिन एक को तो लाभ होगा और दूसरे को ना तो लाभ है और ना ही हानि। सहोपकारिता में दो जीव है वो एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है। इसमें क्या है एक जीव दूसरे पर निर्भर है लेकिन दूसरा जो जीव है वो पहले पर निर्भर हो ये जरूरी नहीं है। अब सहोपकारिता जिसमें हमने कहा कि दो जीव एक दूसरे पर निर्भर है, इसको भी आगे दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है अविकल्पी, एक होता है विकल्पी। अब अविकल्पी में क्या है दोनों जीव एक दूसरे पर पूर्ण रूप से निर्भर है। देखिए सहोपकारिता का मतलब क्या है एक दूसरे पर निर्भर रहना। अविकल्पी का मतलब क्या है दो जीव एक दूसरे पर पूर्ण रूप से निर्भर है, और अगर एक जीव को हटा दिया जाए तो दूसरे जीव का जिंदा रहना नामुमकिन है, मुश्किल है। कैसे, जैसे दीमक है, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में दीमक की आंत में फ्लैजिलेट्स पाए जाते हैं। ये फ्लैजिलेट्स क्या करते हैं लकड़ी को पचाने में सहायता करते हैं। अपन ने देखा होगा घरों में कुछ समय
बार दीमक लग जाती है। अब दीमक क्या करता है, लकड़ी को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। अब वो जो लकड़ी खा रहा है, उस लकड़ी को जो पचाने में जो सहायता करते हैं वो फ्लैजिलेट्स करते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि दीमक के शरीर से अगर फ्लैजिलेट्स हटा दिए जाए तो दीमक का जीवन क्या होगा, वो संभव ही नहीं है। इसीलिए ध्यान रखना, अविकल्पी का मतलब क्या है, दो जीव एक दूसरे पर पूर्ण रूप से निर्भर है। अगर एक जीव को हटा दिया तो दूसरे जीव का जिंदा रहना संभव नहीं है। अगर मैं ये दूसरा उदाहरण दूं तो आपने देखा होगा लेग्यूमिनस जो पौधे होती है, उनकी जो जड़ें होती है उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए कुछ जीव पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अगर उन जीव को हटा दिया जाए तो लेग्यूमिनस कुल के जो पौधे होते हैं वो भी सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाएंगे। अर्थात अविकल्पी का मतलब क्या है कि दोनों जीव एक दूसरे पर पूर्ण रूप से निर्भर है और एक जीव को हटा दिया तो दूसरे जीव का जिंदा रहना संभव नहीं है। लेकिन विकल्पी में क्या है, विकल्पी में क्या है, दो जीव एक दूसरे पर निर्भर तो हैं, लेकिन अगर एक को हटा दिया तो दूसरे जीव को जिंदा रहने में कोई तकलीफ नहीं है। इसमें तो क्या है, एक जीव को हटाते ही दूसरे जीव का जीवन ही खतरे में आ जाएगा। इसमें क्या है, एक जीव को अगर हटा दिया तो दूसरे जीव जो होगा, दूसरा जो जीव है उसके जीवन यापन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपने देखा होगा कि जो भी गाय होती है या जो भी होते हैं, इनके कानों में आपने देखा होगा बकरियों में विशेष तौर से खून को चूसने वाले छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं। अब अगर आप इन जीवों को हटा दें, इन जीवों को हटा दें तो इनके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसमें तो क्या हो रहा है कि अगर आप जीव को हटा रहे तो दूसरे जीव पर कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। अब सहभोजिता में क्या होता है, सहभोजिता में क्या है कि एक जीव दूसरे पर निर्भर है, एक को तो लाभ होगा जबकि दूसरे को ना तो लाभ होगा ना हानि होगी। आपने देखा होगा विशेष तौर से कुछ चूसक मछलियां होती है जिनमें विशेष प्रकार के शक्कर पाए जाते हैं, वो क्या करती है कि किसी जीव की सतह से चिपक जाती है। अगर आपने सेकेंड ईयर पढ़ा होगा तो आपने पेट्रोमाइजन का उदाहरण पढ़ा होगा। अब आपने देखा होगा शार्क जैसी मछलियां जो समुद्र में तैरती है, तो जो छोटी चूसक मछलियां होती है ना, वो क्या करती है, अपने चूसक की सहायता से शार्क के शरीर से चिपक जाती है। अब शार्क जैसे भ्रमण कर रही है, जहां जहां वो घूम रही है, तैर रही है, तो क्या होगी, वो जो चूसक मछलियां होती है वो क्या करेगी, शार्क मछली के साथ कंटिन्यू तैरती रहेगी। अब वो क्या करेगी, इस तैरने दौरान इस तैरने की प्रक्रिया के दौरान क्या करेगी, वो भोजन ग्रहण करेगी। अब चूंकि सहभोजिता का मतलब क्या है, साथ भोजन कर रहे हैं, लेकिन क्या है, एक को तो लाभ हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है चूसक मछली को, जबकि दूसरी जो मछली शार्क है उसको कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो सहकारिता में क्या होता है, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। सहभोजिता में क्या है, एक को तो लाभ है जबकि दूसरे को लाभ नहीं है। अब अपन इस टॉपिक को, अभी मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया, अब अपन को पॉइंट वाइज एक टॉपिक पढ़ते हैं। अपन ने अभी बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिया, अब अपन टॉपिक वाइज चलते हैं कि अंतरजातीय संबंध की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, दो या दो से अधिक विभिन्न जातियों के बीच पाए जाने वाले संबंध को, अब देखिए अंतरजातीय में तो कह रहे थे एक ही जाति के सदस्यों के बीच, और अंतरजातीय में क्या है, दो या दो से अधिक भिन्न जातियों के सदस्यों के बीच संबंध को अंतरजातीय संबंध कहते हैं। इस संबंध को हमेशा दो समूहों में बांटा जाता है, दो समूहों में विभाजित किया जाता है। एक होता है सहयोगी, एक होता है असहयोगी। सहयोग का मतलब है एक दूसरे का सहयोग करना, और असहयोगी का मतलब है एक दूसरे का सहयोग करना नहीं होता है। अब सहयोगी संबंध क्या है कि जीवों में भोजन, आवास, अभिगमन के लिए, जीवों में भोजन, आवास, अभिगमन के लिए सहजीवी संबंध पाया जाता है। अर्थात जीव जो होते हैं वो भोजन के लिए, आवास के लिए, गमन के लिए कई बार एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अब इस निर्भर रहने से बेनिफिट क्या है, जिससे उनका जीवन यापन जो होता है वो सरल प्रकार का होता है। सहजीवी संबंध को, जो सहजीवी संबंध होता है, उसको क्या करते हैं, दो भागों में विभाजित किया जाता है। जब दो जीव एक दूसरे के पास रह रहे हैं तो ऐसे संबंध को हमेशा दो भागों में विभाजित करते हैं। एक है सहोपकारिता, सेकंड है सहभोजिता। अब जो फर्स्ट है वो क्या है, सहोपकारिता। देखिए, सहोपकारिता में क्या होता है कि दो जीव एक दूसरे के पास रहते हैं और दोनों को एक लाभ होता है। अब दो जीव एक दूसरे के पास रह रहे हैं, दोनों को लाभ हो रहा है, तो लाभ ऐसे जीव होता है, उसको क्या कहते हैं, सहोपकारिता। जिससे क्या होता है, जंतुओं का जीवन यापन का होता है वो सरल प्रकार का होता है और सुरक्षित होता है। प्रकृति में प्रत्येक जीव दूसरे जीवों के सहयोग से अपने जीवन का यापन करते हैं। ऐसे जो संबंध होते हैं उसको सहोपकारिता कहते हैं। इस प्रक्रिया में दोनों जीवों को एक दूसरे से क्या होगा, हमेशा लाभ होगा, प्रॉफिट होगा।
अब सह जीवन की परिभाषा क्या है? दो जीव साथ रहते हैं, सह जीवन, तो इसकी डेफिनेशन है साइंटिफिक, दो भिन्न जातियों में सहयोग की उस जैविक प्रक्रिया को, दो भिन्न जातियों में सहयोग की उस जैविक प्रक्रिया को जिसमें दोनों सहयोगी, देखिए दोनों सहयोगी जो है एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं, उसको सहजीवन, या दूसरी बात करें तो सहोकारिता भी कहते हैं। अर्थात दोनों जीव है वो सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करते हुए और जीवन यापन कर रहे हैं, और दोनों को ही क्या हो रहा है? हमेशा लाभ होता है। अब अविकल्पी और विकल्पी, तो सहोकारिता दो प्रकार की होती है, अविकल्पी और विकल्पी। अविकल्पी का मतलब क्या है कि दो जीव एक दूसरे के पास रह रहे हैं तो वो पूर्ण रूप से एक दूसरे पर निर्भर है। अगर एक कोई मैंने जीव को हटा दिया तो दूसरे जीव का क्या होगा? जीवन यापन संभव नहीं होगा। तो ऐसे जो होंगे वो अविकल्पी सहोकारिता कहलाता है। और विकल्पी का मतलब क्या है? दो जीव एक दूसरे के पास रह रहे हैं, पर अगर एक जीव को हटा दिया जाए तो दूसरा जीव क्या होगा? वो जिंदा रह सकता है, अपना जीवन यापन कर सकता है। तो ऐसी जो चीज होती है उनको कहते हैं विकल्पी सहोकारिता। अब आगे अपन क्या पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे सहोकारिता के दो टाइप है, अविकल्पी और विकल्पी। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं अविकल्पी सहोकारिता। देखिए विद्यार्थियों, अपन ने पढ़ा था सहोकारिता दो प्रकार की होती है, पहला अविकल्पी, सेकंड विकल्पी। अविकल्पी मैंने थोड़ी देर बताया था कि दोनों जीव एक दूसरे पर पूर्ण रूप से निर्भर हो और एक को हटा दिया तो दूसरे का जीवन यापन क्या होगा? संभव नहीं होगा। तो क्या है? इस प्रक्रिया में दोनों जीव क्या है? एक दूसरे पर पूर्ण रूप से निर्भर है, और एक दूसरे को अलग करने से, एक दूसरे को अलग कर दिया तो क्या है? दोनों जीवों का जीवन यापन है वो खतरे में आ जाएगा और दोनों जिंदा नहीं रह सकते। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स है, जैसे अपन ने पढ़ा होगा बेसिकली फर्स्ट ईयर में, तो दीमक की आंतों में क्या होते हैं? फ्लैजिलेट्स पाए जाते हैं, एक कोशी के फ्लैजिलेट्स पाए जाते हैं। ये फ्लैजिलेट्स क्या करते हैं? एक विशेष एंजाइम का स्रावन करते हैं। ये फ्लैजिलेट्स क्या करते हैं? विशेष एंजाइम का स्रावन करते हैं जो लकड़ी के कार्बोहाइड्रेट्स को क्या होता है? उसको पचा देते हैं, उसका जो कार्बोहाइड्रेट है उसका क्या करते हैं? पाचन कर देते हैं, जिससे क्या होगा? दोनों को क्या होता है? भोजन प्राप्त होता है और दोनों उसको क्या करेंगे? आपस में बांट देंगे। तो क्या है? दीमक की आंत में फ्लैजिलेट्स पाए जाते हैं जो लकड़ी को भोजन के रूप में, दीमक सामान्य लकड़ी को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, एवं लकड़ी का पाचन इसकी आंत में पाए जाने वाले फ्लैजिलेट्स करते हैं। फ्लैजिलेट्स एक एंजाइम उत्पन्न करते हैं जो लकड़ी के कार्बोहाइड्रेट्स को पचा देते हैं, और जो इससे उत्पन्न भोजन होता है वो दोनों क्या करते हैं? जीव एक दूसरे को बांट देते हैं। अब अगर दोनों जीव में से अगर फ्लैजिलेट्स को हटा दिया जाए तो क्या होगा? दीमक का जीवन यापन संभव नहीं है, और दीमक के शरीर से अगर फ्लैजिलेट्स को हटा दिया तो दीमक ना जिंदा रह सकता है ना फ्लैजिलेट्स रह सकता है। दोनों को एक साथ रहना जरूरी है, अगर दोनों में से एक को भी आप हटा दिया तो दोनों जिंदा नहीं रह सकते। तो ये उदाहरण है सामान्य। दूसरा आपका उदाहरण है हार्मिट क्रैब। हार्मिट क्रैब जो जीव होता है वो क्या करता है? मोलस्का संघ के जो जीव होते हैं उनकी खोल के अंदर छुपा हुआ रहता है। अब क्या होता है? इसके ऊपर जो होते हैं सी एनिमल जैसे जो जीव पाए जाते हैं। अब क्या होगा? हार्मिट क्रैब इस खोल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएगा तो क्या होगा? जो सी एनिमल क्या करते हैं? सी एनिमल क्या करेगा? अब उस खोल में चिपका हुआ है तो जहां जहां वो हार्मिट क्रैब जा रहा है वो क्या करेगा? सी एनिमल धीरे धीरे उसकी सहायता से अलग अलग जगह घूमता रहेगा। अब जो कि हार्मिट क्रैब क्या कर रहा है? अपने ऊपर चिपके सी एनिमल है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहा है। इसके बदले क्या करता है? सी एनिमल क्या करेगा? इसकी सुरक्षा का कार्य करेगा। अब सी एनिमल के शरीर पर क्या पाए जाते हैं? निमेटोसिस्ट पाए जाते हैं। निमेटोसिस्ट क्या करेंगे? निमेटोसिस्ट क्या करेंगे? दूसरे जीव से हार्मिट क्रैब की सुरक्षा कार्य करते हैं। क्या है? हार्मिट क्रैब मोलस्का संघ के प्राणियों के खोल के अंदर रहता है। इस खोल के ऊपर सी एनिमल चिपक जाता है और हार्मिट क्रैब सी एनिमल को जगह जगह घुमाता है, जिससे सी एनिमल क्या करेगा? भोजन प्राप्त करेगा। इसके बदले सी एनिमल क्या करेगा? अपने निमेटोसिस्ट से क्या करेगा? हार्मिट क्रैब की दूसरे जीवों से सुरक्षा का कार्य करेगा। तो दोनों जीव क्या है? एक दूसरे को पूर्ण रूप से निर्भर है। अगर एक जीव को हटा दिया तो दूसरे जीव का जीवन यापन मुश्किल है। अगर मैं यहाँ से हार्मिट क्रैब को हटा दूं, ठीक है, तो सी एनिमल क्या होगा? दूसरे स्थान पर नहीं जा पाएगा। और अगर मैं यहाँ से सी एनिमल को हटा दूं तो क्या होगा? हार्मिट क्रैब का होगा दूसरे जीवों का आसानी से शिकार बन सकता है। तो पहला जो उदाहरण पढ़ा था दीमक और फ्लैजिलेट्स, सेकंड जो उदाहरण है हार्मिट क्रैब और सी एनिमल। तीसरा आपने बेसिक पढ़ा होगा नाइट्रोजन
हाइड्रोजन बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, लेग्यूमिनेसी पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, जीव होते हैं, ये क्या करते हैं कि जो हवा की स्वतंत्र नाइट्रोजन होते हैं उसको क्या करते हैं, पौधे के उपयोग के योग्य बनाते हैं। इसके साथ में क्या होता है, पौधे की जड़ों से ही क्या करते हैं, स्वयं भोजन प्राप्त करते हैं। अर्थात वो वातावरण की जो नाइट्रोजन है उसको पौधे के उपयोग के लिए यूज करा रहे हैं और पौधे की जड़ों से क्या कर रहे हैं, भोजन प्राप्त कर रहे हैं। अब इनमें से अगर एक चीज को हटा दें तो ना तो पौधे का जीवन यापन संभव है, ना ही बैक्टीरिया का। अर्थात जो आपने अपने जो तीनों चीज उदाहरण पढ़े, पहला दीमक फ्लैजेलेट, सेकंड आर्बिट्रेक्स एनिमल, तीसरा लेग्यूमिनेसी पौधा और बैक्टीरिया। आपने तीनों में एक चीज देखी होगी कि दोनों जीवों का एक दूसरे के पास रहना जरूरी है। अब अगर एक को भी हटा दिया तो दूसरे का जीवन यापन संभव नहीं है। तो अविकल्पी का मतलब क्या है, दोनों जीव एक दूसरे पर पूर्ण रूप से निर्भर हो, एक को भी आपने हटा दिया तो दूसरे का जीवन यापन नहीं रहेगा। तो ये सहयोगकारिता के पहला प्रकार था अविकल्पी, जिसको हमने पढ़ लिया। अब अपना दूसरा जो प्रकार आ रहा है वो आ रहा है विकल्पी। ठीक है, सेकंड अपना जो है अविकल्पी में तो क्या था, दोनों जीव एक दूसरे पर पूर्ण रूप से निर्भर है और दोनों का साथ रहना जरूरी है। लेकिन विकल्पी में क्या है कि दोनों जीव एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, लेकिन एक जीव को अगर हटा दिया तो दूसरे जीव के जीवन में कोई खतरा नहीं पड़ेगा। तो इस प्रक्रिया में दो जीव एक दूसरे का सहयोग करते हैं, लेकिन दोनों के अलग हो जाने पर एक दूसरे के जीवन पर कोई खतरा नहीं पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा अपने दैनिक आक्रोश में कि गाय या भैंस की त्वचा पर कुछ परजीवी कीड़े पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, इनकी त्वचा से क्या करते हैं, खून का चूषण करते हैं। अब चूंकि ये परजीवी कीड़े पाए जाते हैं तो कोई या छोटी चिड़िया क्या करती है, इन परजीवी कीड़ों को क्या करती है, गाय की त्वचा से खींच कर भोजन के रूप में ग्रहण करती है। अब चूंकि कोई और इनको तो क्या बेनिफिट है कि इनको भोजन मिल रहा है, लेकिन गाय को भी क्या फायदा है कि इन परजीवी कीड़ों से इसको मुक्ति मिलती है। अगर अपन कोआ को हटा दें या फिर चिड़ियों को हटा दें तो भी गाय क्या होगी, जिंदा रह सकती है। अर्थात अविकल्पी का मतलब क्या है कि दोनों जीव एक दूसरे पर निर्भर है, लेकिन अगर एक को हटा दो तो दूसरे का जीवन यापन पर कोई खतरा नहीं पड़ता है। तो क्या है, गाय या भैंस की त्वचा पर कुछ परजीवी कीड़े चिपके रहते हैं, कोई या कुछ चिड़िया इन परजीवी कीड़ों को छुड़ाकर खा जाती है, जिससे गाय की त्वचा को इन कीटों से मुक्ति तो मिलती है, लेकिन बेनिफिट क्या है, अगर एक को हटा दिया तो दूसरे के जीवन यापन पर कोई खतरा नहीं पड़ता है। तो विकल्पी का मतलब क्या है, दोनों का निर्भर, एक को हटा दिया तो दूसरा जिंदा रहेगा। इसके साथ में आपने देखा होगा कि मगरमच्छ क्या करता है, जब भी भोजन करता है तो क्या करता है, भोजन करने के बाद उसको आराम बहुत जरूरी है, तो वो क्या करेगा, नदी के किनारे अपना मुंह खोल के बैठ जाएगा। अब मुंह खोल के बैठने से उसको कुछ फायदा भी होता है। अब जो नदी के किनारे जो छोटी चिड़ियाएं होती है वो क्या करती है कि अब भोजन के लिए क्या करेगी, मगरमच्छ के जो मुंह खोल के उस मुंह के अंदर जाएगी, बैठेगी और क्या करेगी, उस जो दांतों के बीच फंसे भोजन है, दांतों के बीच फंसे जो मछलियों के टुकड़े हैं उसको क्या करेगी, वो ग्रहण करेगी। तो इससे चिड़िया को फायदा क्या है, इससे चिड़िया को ये फायदा है कि भोजन है वो मिल रहा है। अब मगरमच्छ को फायदा क्या है, जो दांतों के बीच फंसे जो टुकड़े हैं वो क्या करते हैं, निकल जाते हैं। अब अगर चिड़िया को हटा दें तो भी क्या मगरमच्छ जिंदा रहेगा। अर्थात दोनों जीवों में से एक को हटा दिया तो दूसरे जीव के जीवन यापन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मगरमच्छ भोजन किनारे कर भोजन कर नदी किनारे मुंह खोलकर आराम करता है। नदी किनारे मछली खाने वाली छोटी चिड़ियाएं आराम कर रहे हैं, मगरमच्छ के मुंह में बैठकर दांतों के बीच फंसे मछलियों के टुकड़े खाती है, जिससे मगरमच्छ को दांतों के बीच फंसे भोजन से मुक्ति मिलती है और चिड़िया को भी क्या होगा, भोजन प्राप्त होगा। तो विकल्पी का मतलब क्या है, दोनों जीव एक दूसरे पर पूर्ण रूप से निर्भर हो और एक को अगर हटा दिया तो दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। तो अब विकल्पी और विकल्पी अपन ने दोनों पढ़ लिए। देखिए हमारा
पहले हमने सहजीविता में सहकारिता पढ़ लिया, उसमें तो एक जीव दूसरे पर पूर्ण रूप से निर्भर थे। अब सहभोजिता में क्या है कि दो भिन्न जातियां एक साथ जीवन यापन कर रही है, एक को तो लाभ होगा, दूसरे को ना तो कोई लाभ हो रहा है ना कोई हानि हो रही है। यहाँ ध्यान रखिए, एक को लाभ है जबकि दूसरे जीव को ना तो लाभ है और ना ही हानि है। जैसे आपने देखा होगा शार्क और चूसक मछली, अगर चूसक मछली अकेले समुद्र में जीवन यापन करे तो वो किसी दूसरे जीव का भोजन बन सकती है, लेकिन वो क्या करेगी, शार्क मछली की त्वचा से चिपक जाएगी और जैसे शार्क मछली समुद्र में जहां जहां जीवन विचरण करेगी, चूसक मछली क्या होगी, शार्क मछली की त्वचा से चिपकी हुई चूंकि उसकी, इसीलिए वह शार्क मछली के साथ क्या करेगी, विचरण करती रहेगी और समुद्र में क्या करेगी, भोजन प्राप्त करेगी। इससे चूसक मछली को तो फायदा हो रहा है, उसको क्या फायदा हो रहा है, वो शार्क मछली की आहार में मदद तक उसकी साथ रहकर भोजन प्राप्त कर रही है, लेकिन शार्क मछली को ना तो कोई लाभ हो रहा है ना कोई हानि हो रही है। तो ऐसे जो प्रकार होते हैं उसको सहभोजिता कहते हैं, जिसमें एक जीव को तो लाभ है, दूसरे जीव को ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है। तो पहला उदाहरण कौन सा है, शार्क और चूसक मछली। सेकंड क्या है कि गर्म प्रदेशों में एक तो मछली होती है जिसका नाम है फायर एस्पर। अब चूंकि ये फायर एस्पर मछली छोटी है, जब भी बाहर निकलती है तो क्या करेंगे, दूसरे जीव को क्या करते हैं, खा लेते हैं। तो अब ये क्या करती है, अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना जरूरी है, तो एक इकाइनोडर्मेटा संघ का सदस्य समुद्री खीरा जिसको कहते हैं। अब ये जो जीव होता है ये क्या होता है, एक तो बहुत दुर्गंध युक्त होता है, इसकी बहुत भयंकर बदबू आती है। दूसरा क्या है, इसकी पहली तो विशेषता क्या है, दुर्गंध युक्त है। सेकंड क्या है, ये कांटे, इसके शरीर पर कांटे पाए जाते हैं, ये समुद्री खीरे की विशेषता है। अब चूंकि एक तो ये दुर्गंध युक्त है और इस पर शरीर में बहुत कांटे पाए जाते हैं, इस कारण क्या होता है, कोई भी जीव क्या होता है, इसको कभी खाता नहीं है, अर्थात इसके पास से वैसे दूर जाने की कोशिश करेगा। अब चूंकि एस्पर जो जीव है वो क्या है, अब ऐसे तो समुद्र विचरण नहीं कर सकती, वो क्या करती है, जो समुद्री खीरे जीव होता है ना, इसकी जो गुदादार पूंछ है उसमें क्या करेगी, वो हमेशा छिपकर रहेगी। अब वो छिपकर रहेगी, समुद्री खीरा बैठा है वो उसमें क्या छिपकर रहेगी। अब वो मौके की तलाश करती है कि कोई खतरा नहीं है, तो वो क्या करेगी, पूंछ से एकदम बाहर निकलेगी, पूंछ से बाहर निकलेगी, भोजन को प्राप्त करेगी और वापस क्या करेगी, पूंछ में घुस जाएगी, जिससे क्या है, एस्पर मछली को सुरक्षा मिल रही है। अब एस्पर मछली को सुरक्षा मिल रही है, इससे फायदा, लेकिन समुद्री खीरे को ना तो लाभ हो रहा है ना ही क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो अपन ने सहभोजिता में क्या पढ़ा, दो भिन्न जातियों का एक साथ जीवन यापन करे, जिसमें एक जीव को तो फायदा हो जबकि दूसरे जीव को ना तो लाभ है ना हानि है। जैसे शार्क और चूसक मछली एक ही क्षेत्र में पाई जाती है, चूसक मछली शार्क की त्वचा से चिपककर भोजन प्राप्त करती है, इससे चूसक मछली को तो लाभ होता है, लेकिन शार्क को ना तो लाभ है ना ही हानि। तो फर्स्ट एग्जाम्पल ये रहा। सेकंड है, जैसे गर्म प्रदेशों में सूक्ष्म मछली फायर एस्पर पाई जाती है, जो अकेले समुद्र में जीवन यापन नहीं कर सकती है, वो क्या करेगी, समुद्री खीरा, विशेष तौर से कौन सा संघ का, इकाइनोडर्मेटा अकशेरुकी संघ का, उसकी गुदादार जो पूंछ होगी उसमें पाई जाएगी और क्या करेगी, खतरा होने पर क्या करेगी, ये उसकी पूंछ घुसेगी और कोई खतरा नहीं है, बाहर निकल के भोजन यापन करेगी। तो आज जो अपने सहजीविता में, आज जो हमारा जो टॉपिक था सहजीविता, उसमें मैं रिवाइज कर रहा हूँ, अपन ने क्या क्या पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक था सहजीविता, उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा सहोपकारिता और सहभोजिता। सहोपकारिता को हमने दो भागों में बांटा, विकल्पी और अविकल्पी। आप इस चार्ट के माध्यम से जूलॉजी में नोट बनाइएगा, क्योंकि ये जूलॉजी में टॉपिक बहुत सिंपल है और अगर अपन इस प्रकार चार्ट बनाएंगे तो ये बहुत सिंपल पड़ेगा। तो अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, अंतरजातीय संबंध। अंतरजातीय मतलब अलग अलग जातियों के संबंध, उसमें सहजीविता, दो जीव साथ साथ जीवन यापन करें, सहोपकारिता एक दूसरे को उपकार, सहभोजिता साथ रहना। अब विकल्प अविकल्पी का मतलब क्या है, दो जीव एक दूसरे के साथ रह रहे, अगर एक को हटा दिया तो दूसरे जीव का जीवन यापन करना संभव नहीं है। इसमें क्या है, दो जीव एक दूसरे के साथ रह रहे, लेकिन अगर एक को हटा दिया तो दूसरा जीव जिंदा रह सकता है, इसमें तो जीवन संभव नहीं है, इसमें जीवन संभव है। और सहभोजिता में क्या है, एक दो जीव एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक को तो लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, दूसरे को ना तो प्रॉफिट है और ना ही लॉस है, कोई हानि है। तो आज जो हमारी क्लास थी वो अंतरजातीय संबंध पे था, कल हमने अंतरजातीय पढ़ा था, आज हमने अंतरजातीय संबंध को पढ़ा। अब हमारी जो भी नेक्स्ट क्लास होगी हम इससे आगे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो जूलॉजी के टॉपिक चल रहे हैं ये बहुत सिंपल है, क्योंकि इकोलॉजी जो पेपर होता है वो बेसिकली थ्योरेटिकल होता है और इसमें बहुत टॉपिक सिंपल है। अपन को विशेष तौर
टॉपिक है इनमें चार्ट और एग्जांपल ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉपिक तो बहुत सिंपल है, छोटे टॉपिक है, लेकिन अपन को एग्जांपल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना है, क्योंकि एग्जांपल की सहायता से कोई भी चीज जो होगी वो अपन को ज्यादा याद रहती है। तो ये अपने आज का टॉपिक पूरा होता है।